आज से हम लोग जो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो आदर्शवादी राजनीतिक चिंतन की परंपरा है उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। और इसके अंतर्गत जो तीन प्रमुख विचारक हुए, इमानुएल कांट और हीगल और टी.एच. ग्रीन, उनको समझने का प्रयास हम अगले कुछ व्याख्यानों में करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जो आदर्शवादी दृष्टि है राज्य की या राजनीति की, इस दृष्टि की कुछ मूलभूत बातों को हमें जानना चाहिए कि जो आइडियलिस्ट पॉलिटिकल थियरी है इसकी जो बेसिक एजम्पशंस हैं, इसकी जो मूलभूत मान्यताएं हैं वो क्या है। पहली बात तो यह है कि आदर्शवादी राज्य सिद्धांत या आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। जैसे इस आदर्शवाद के एक प्रमुख प्रतिपादक बर्नार्ड बोसांके ने इसके लिए फिलॉसफिकल थियरी ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया है कि ये राज्य का दार्शनिक सिद्धांत। दूसरे एक उदारवादी विचारक हुए एल.टी. हॉबहाउस, जिन्होंने कि आदर्शवाद के ऊपर एक ग्रंथ की रचना की, उसका शीर्षक है द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ स्टेट, राज्य का रहस्यात्मक या रहस्यवादी सिद्धांत। कुछ लोग इसको राज्य का एब्सोल्यूटिस्ट थियरी ऑफ स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि ये राज्य को अत्यधिक महत्व प्रदान करती है ये विचारधारा, और राज्य को एक सर्वोच्च संस्था के रूप में चित्रित करती है जो कि अत्यंत शक्तिशाली है। तो इस आधार पर इसको एब्सोल्यूटिस्ट थियरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। और क्योंकि इस सिद्धांत में राज्य और व्यक्ति के संबंध को स्वाभाविक दृष्टि से देखा गया, इसलिए कुछ लोग इसको ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट या राज्य का स्वाभाविक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस तरह से कई नामों से आइडियलिस्ट पॉलिटिकल थियरी को जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल आइडियलिज्म है, जो राजनीतिक आदर्शवादी सिद्धांत है, उसका जो प्राचीन संस्करण है वो तो हमें यूनान की विचारधारा में दिखाई पड़ता है, मुख्य रूप से प्लेटो और अरस्तु। तो प्लेटो, अरस्तु या सॉक्रेटिस ये तो एंशिएंट आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, प्राचीन आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक रहे हैं। लेकिन अब जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम आधुनिक आदर्शवाद या जो मॉडर्न आइडियलिज्म है, जो मॉडर्न आइडियलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो उसके दो विभाग माने जाते हैं और उनके ऑरिजिन के संदर्भ में कि वे आदर्शवादी विचारक किस देश या किस संस्कृति से जुड़े हैं, इसके आधार पर उसके दो भाग किए जाते हैं। एक जर्मन आइडियलिज्म है, यानी जर्मन आदर्शवाद है, यानी जो जर्मन आदर्शवादी विचारक हुए 19वीं शताब्दी में, और दूसरे जो ब्रिटिश आइडियलिस्ट हैं, यानी जो 19वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड के आदर्शवादी विचारक हैं। तो इस तरह से एक जर्मन आइडियलिज्म है और दूसरा ब्रिटिश आइडियलिज्म है। जर्मन आइडियलिज्म में हम सामान्यतः इमानुएल कांट को सम्मिलित करते हैं, फिक्टे को सम्मिलित करते हैं, श्लेगल को सम्मिलित करते हैं। ये जर्मन आइडियलिज्म के जो रिप्रेजेंटेटिव थिंकर्स हैं वो ये हैं। और ब्रिटिश आइडियलिज्म में आमतौर से जो तीन मुख्य उसके प्रवक्ता रहे हैं, उसमें से एक टी.एच. ग्रीन है जो कि सबसे प्रसिद्ध हैं, और बर्नार्ड बोसांके और ब्रेडले, ये तीन मुख्य राजनीतिक दार्शनिक हैं जिनका कि संबंध ब्रिटिश आइडियलिज्म से है। एक अन्य दृष्टि से भी आधुनिक आदर्शवादी सिद्धांत में वर्गीकरण किया जाता है, वो है उदार आदर्शवादी विचारक और उग्र आदर्शवादी विचारक।
लिबरल आइडियलिस्ट और एक्सट्रीम आइडियलिस्ट, ये भी एक क्लासिफिकेशन का आधार है। तो लिबरल आइडियलिस्ट में, उदारवादी आदर्शवादियों में आमतौर से हम इमैनुअल कांट को और टी.एच. ग्रीन को शामिल करते हैं। ये उदार आदर्शवादी हैं। और दूसरी ओर जो उग्र आदर्शवादी हैं, उसका सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक हीगल है, और उसके अलावा बर्नार्ड बोसांके को भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। तो ये भी एक आदर्शवाद के अंतर्गत वर्गीकरण का आधार रहा है। आदर्शवादी विचारधारा 18वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आती है। यद्यपि किसी भी विचारधारा के बीज हमेशा से विद्यमान रहते हैं, लेकिन उसका एक सुपरिभाषित, सुस्पष्ट स्वरूप जब सामने आए तब हम समझते हैं कि वो विचारधारा इस कालखंड में उदित हुई। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत है वो 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी में उसका काफ़ी प्रभाव हमें यूरोप के देशों में देखने को मिलता है। और ये जो इसका जो उदय था वो एक प्रकार से जो व्यक्तिवादी उदारवादी दृष्टिकोण था 17वीं 18वीं शताब्दी का, उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में ये दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। अर्थात जिस दृष्टिकोण का प्रतिपादन हॉब्स ने या लॉक ने किया था, या इसी तरह से टॉमस पेन ने किया था, जिनका जो राज्य सिद्धांत है वो व्यक्ति केंद्रित है, और जिन्होंने स्वतंत्रता का एक विशेष प्रकार का सिद्धांत दिया, तो ऐसे व्यक्तिवाद और उदारवाद के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई अनेक कारणों से, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप इस आइडियलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का उदय हुआ। और इन लोगों ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्वपूर्ण माना। जैसे कि व्यक्तिवादी और उदारवादी व्यक्ति को राज्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो इन्होंने उसके विपरीत व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्वपूर्ण माना। और दूसरा जो उदारवादी दृष्टिकोण है स्वतंत्रता का, जो कि एक प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है, तो उस दृष्टिकोण का परित्याग करते हुए इन्होंने स्वतंत्रता का एक नया दृष्टिकोण सामने रखा, जिसको हम मॉरल फ्रीडम या पॉजिटिव फ्रीडम का सिद्धांत कहते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता या नैतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत कहते हैं। यानी इन लोगों ने व्यक्ति और राज्य के संबंध को भी पुनर्परिभाषित किया, उसको रीडिफाइन किया, और उन्होंने स्वतंत्रता की धारणा को भी पुनर्परिभाषित किया, उसको भी रीडिफाइन किया। तो ये एक अन्य पक्ष है। लेकिन आदर्शवादी विचारकों ने जो बात कही, उस तरह की बातें अन्य विचारकों के द्वारा पहले से कही जा रही थी। ऐसा नहीं कि एकाएक इन लोगों ने उनका प्रतिपादन किया। 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न देशों में कुछ ऐसे विचारक थे जो कि उस प्रकार की मान्यताओं का प्रतिपादन कर रहे थे जिनका स्पष्ट प्रभाव हमें आदर्शवादी चिंतन पर दिखाई पड़ता है। उदाहरण के तौर से एडमंड बर्क की जो मान्यताएं थीं, या रूसो की जो मान्यताएं थीं, या जो मॉन्टेस्क्यू की मान्यताएं थीं, ये मान्यताएं एक प्रकार से आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत का पूर्वाभास देती हैं। एक प्रकार से इन लोगों को आप आइडियलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का प्रिकर्सर यानी पूर्वज मान सकते हैं। उनके चिंतन में भी
यही दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि उतने स्पष्ट और सुपरिभाषित नहीं। इस तरह से न केवल प्लेटो और अरस्तु ने, बल्कि मॉन्टेस्क्यू ने, बर्क ने और रूसो ने, इन विचारकों ने आधुनिक आदर्शवाद की आधारशिला रखी। एक पक्ष ये भी है। अब सवाल ये है कि इनकी मूलभूत मान्यताएं क्या हैं, उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं। और जैसा कि C.M. जॉर्ज, जिन्होंने कि एक बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की राजनीतिक विचारधाराओं पर, उन्होंने 2-3 बातें कही कि जो कि आइडियलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट को परिभाषित करती। पहली बात तो यह है कि जो आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत है वो राज्य को एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था मानता है, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत है वो राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है, और कुछ लोग तो उसको अनावश्यक भी मानते हैं। तो एक तो उनकी मूलभूत मान्यता ये है कि राज्य एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था है। दूसरा, यानी कभी कोई प्राकृतिक दशा नहीं थी, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जब से मानव सभ्यता है तब से राज्य अस्तित्व में रहा। ना वो स्टेट ऑफ नेचर के किसी कॉन्सेप्ट को मानते हैं, ना वो किसी कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म को मानते हैं। उनका मानना है कि कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता कभी भी रही है मानव समाज में, वो राज्य में ही संगठित रही है। केवल राज्य का स्वरूप परिवर्तित हुआ है, लेकिन राज्य सदैव से विद्यमान रहा। और राज्य इतनी महत्वपूर्ण संस्था है कि उसके बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसीलिए वे राज्य के स्वरूप को, स्टेट के नेचर को ऑर्गेनिक मानते हैं, कि जो संबंध शरीर और अंग का होता है वही संबंध व्यक्ति और राज्य का होता है। जैसे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनकी कोई कल्पना, उनके किसी अस्तित्व या उनके किसी विकास का कोई विचार नहीं सोचा जा सकता है शरीर के बाहर। जो कुछ भी उनका अस्तित्व है या उनका कल्याण है या उनका विकास है वो शरीर के अंतर्गत ही है। तो यही ऑर्गेनिक रिलेशन, अंग और अंगी का संबंध, व्यक्ति और राज्य के संबंध को परिभाषित करता है। जैसे अंग से शरीर अधिक महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से व्यक्ति से राज्य अधिक महत्वपूर्ण होता है, बल्कि वो राज्य को अपने में ही एक साध्य मानते हैं। जो उग्र आदर्शवादी विचारक हैं, जैसे कि हीगल वगैरह, वो तो राज्य को अपने में साध्य मानते हैं, स्टेट को एंड इन इटसेल्फ मानते हैं। तो इसलिए वे राज्य को एक परफेक्ट कम्युनिटी या एंड इन इटसेल्फ के तौर से देखते हैं। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कोई सत्ता या कोई अस्मिता या कोई कल्याण या कोई विकास राज्य के बाहर या राज्य के बिना संभव ही नहीं। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है, जो कि लिबरलिज्म से आइडियलिज्म को डिस्टिंग्विश करता है, वो यह है कि जो लिबरल स्टेट्स हैं वे आमतौर से सोशो इकोनॉमिक नेचर मानते हैं स्टेट का, कि राज्य एक सामाजिक आर्थिक जीवन का उपकरण है, एक यंत्र है। समाज व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक कल्याण का एक उपकरण है। लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी की एक सबसे बड़ी कमी है कि वे राज्य को एक मॉरल इंस्टीट्यूशन के तौर से नहीं देख पाते, एक नैतिक संस्था के रूप में नहीं देख पाते। और जब हम कहते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है, तो इसका मतलब यह है कि केवल हमारी आवश्यकताएं ही नहीं, हमारे व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष हैं उन सब के विकास में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य केवल आर्थिक सामाजिक जीवन
या आर्थिक सामाजिक कल्याण करने वाली संस्था नहीं होती। ये तो उसकी बहुत एक सीमित या बड़ा कम महत्वपूर्ण पक्ष है। राज्य की असली महत्ता इस बात में है कि वो एक मॉरल कम्युनिटी, वो एक नैतिक समुदाय है, यानी वो हमको परफेक्शन प्रदान करने की पूर्व शर्त है। राज्य, जैसा कि बर्क ने किसी संदर्भ में कहा कि वो कला का, संस्कृति का, ज्ञान का, विज्ञान का, सामाजिकता का, सबका आधार है राज्य। तो इसलिए स्टेट को वो एक एथिकल या एक मॉरल एसोसिएशन या एक मॉरल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। ये गुड लाइफ जिसको कहते हैं, पुराने आदर्शवाद में, ओल्ड आइडियलिज्म में जिसको गुड लाइफ एरिस्टोटल वगैरह ने कहा, तो गुड लाइफ की शर्त है। वो केवल लाइफ के लिए नहीं है बल्कि गुड लाइफ के लिए, सद्जीवन के लिए। तो इस आधार पर वो ये मानते हैं। और फिर अगर राज्य इतना महत्वपूर्ण है और अगर व्यक्ति और राज्य का ये आंगिक संबंध है, इतना घनिष्ठ आंगिक संबंध है, तो फिर राज्य के विरुद्ध विद्रोह का या विरोध के अधिकार का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, जो कि लिबरल थ्योरी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, राइट अगेंस्ट स्टेट या राइट ऑफ रेजिस्टेंस। लॉक वगैरह में जिसका बड़ा महिमा मंडन किया गया। जैसे कि शरीर के अंग को आप शरीर के विरुद्ध विद्रोह करने का या शरीर का विरोध करने का अधिकार आप देने की कल्पना भी नहीं कर सकते। शरीर का विरोध करके वो कहाँ जाएंगे, उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो इसी तरह से व्यक्ति और राज्य के संबंध में इतनी घनिष्ठता है, वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे में समाहित हैं। और इसलिए व्यक्ति राज्य का विरोध करे या राज्य के विरुद्ध विद्रोह करे, इसका तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ, सरकारों से आपकी असहमति हो सकती है, उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन राज्य के विरोध का या विद्राज के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। मतलब यह है कि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट इज़ नॉट स्टेट। You can oppose a government, you can resist a government, but you cannot oppose or resist state. तो इसलिए वो ये मानते हैं कि ये जो लिबरल थ्योरी में जो राइट ऑफ रेजिस्टेंस दिया गया, जिसको वो बहुत ग्लोरीफाई करती है, तो उसके लिए आइडियलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी में कोई स्थान नहीं। और इसी तरह से वो फ्रीडम को, स्वतंत्रता जो कि साध्य के रूप में लिबरल थ्योरी में मानी गई और जो कि नेगेटिव अर्थ में ली गई कि भाई मेरे ऊपर कोई अंकुश ना हो, राज्य मेरे जीवन में कोई हस्तक्षेप ना करे, बस यही स्वतंत्रता है, जिसको मिल ने कहा कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। तो जो आइडियलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी मानती है कि स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है व्यक्ति और राज्य के जीवन का, लेकिन स्वतंत्रता नैतिक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव या मॉरल फ्रीडम, जिसको कि ग्रीन ने कहा कि सब काम करने की शक्ति होना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि जो करने योग्य हैं उनको करने की क्षमता का नाम स्वतंत्रता होता है। Not everything, but only that which is worth doing. तो ये जो वर्थ डूइंग का जो विचार है, करणीय अकरणीय का प्रश्न, ये स्वतंत्रता का निर्धारण करता है। What is doable and what is not doable, ये फ्रीडम के स्वरूप को तय करती है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो लिबरल इंडिविजुअलिज्म है, उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आइडियलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी आई और उसने इस प्रकार की मान्यताओं का प्रतिपादन किया। और ये सब मान्यताएं हमें जितने भी आदर्शवादी राजनीतिक चिंतक हैं, उनका दर्शन इसी प्रकार के विचारों के इर्द गिर्द घूमता रहता है।
जिसको कि आगे चल के हम कुछ विचारकों के संदर्भ में देखेंगे। अब जो आदर्शवादी राजनीतिक चिंतन में जो सबसे पहला महत्वपूर्ण विचारक है वो जर्मनी का दार्शनिक इमैनुअल कांट है, जो कि जिसका जन्म 17 से 24 में हुआ और 18 से 4 में उसका देहांत हुआ। पुराने प्रशा में, आजकल तो वो रूस में है, लेकिन पुराने प्रशा में एक शहर, छोटा सा शहर है कॉनिग्सबर्ग। तो कॉनिग्सबर्ग में उसका जन्म हुआ, वहीं उसकी शिक्षा दीक्षा हुई और कॉनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में ही उसने अध्यापन का काम किया बड़े लंबे समय तक। और इमैनुअल कांट के जो बायोग्राफर हैं उन्होंने लिखा है कि वो कभी अपने शहर के बाहर पूरे जीवन में कभी भी नहीं गया। ये भी उसके जीवन की एक विलक्षणता है कि वो कॉनिग्सबर्ग की सीमा से कभी बाहर नहीं गया पूरे जीवन में, जबकि उसका बहुत लंबा जीवन है, लेकिन वो कभी उसने कॉनिग्सबर्ग की सीमा के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं समझी। इमैनुअल कांट जो है, जिस दौर में उसका जन्म हुआ वो प्रबोधन काल उसको कहा जाता है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट नाम से इमैनुअल कांट ने एक ग्रंथ की रचना भी की है, जो कि उसका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं, निबंध, बहुत प्रसिद्ध निबंध है, व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट। तो उस प्रबोध काल में उसका जन्म हुआ और यद्यपि उसने अपने उस निबंध में प्रबोध काल को परिभाषित करने का कार्य किया है और कुछ अंश तक प्रबोध काल की मान्यताओं का उसके ऊपर प्रभाव भी है, लेकिन अगर हम समग्रता में देखें तो इमैनुअल कांट प्रबोध काल की मान्यताओं से भिन्न दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। किस प्रकार से ऐसा है, इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो कॉनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में वो तत्वशास्त्र का, मेटाफिजिक्स का प्रोफेसर था, अध्यापन करता था। उसने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की और वे सभी ग्रंथ मूलतः दार्शनिक ग्रंथ हैं, फिलॉसफिकल राइटिंग्स हैं। इमैनुअल कांट मूल रूप से दार्शनिक है। राजनीतिक दार्शनिक तो वो उतना प्रखर तरीके से नहीं है, लेकिन वो दार्शनिक अधिक है। ही इज़ मोर ऑफ ए मॉरल फिलोसोफर देन ए पॉलिटिकल फिलोसोफर। तो उसकी जो 3 सबसे बड़ी रचनाएं, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चर्चित रचनाएं हैं, जिनको क्रिटिक्स कहा जाता है, 3 क्रिटिक्स। एक है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, जो सबसे पहली रचना, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के 10 साल पहले लिखी गई और जिस रचना के बारे में, उसके लेखक के बारे में उस समय के विद्वानों ने कहा कि कैंट इज़ ऑल क्रशिंग, कि कैंट ने इस रचना के द्वारा सारे चिंतन जगत की जो प्रचलित मान्यताएं हैं सबको कुचल दिया है, सबको नष्ट कर दिया है। तो इसलिए उसको ऑल क्रशिंग फिलोसोफर उसके समकालीन लोगों ने कहा। क्रिटिक नाम की उसकी पहली जो उसकी रचना, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के 10 साल पहले आ गई थी, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, शुद्ध बुद्धि मीमांसा, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। दूसरी रचना है व्यावहारिक बुद्धि मीमांसा, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न। और तीसरी रचना है क्रिटिक ऑफ जजमेंट, निर्णय मीमांसा। तो ये 3 तो उसकी क्रिटिक्स हैं, जो कि तत्वशास्त्र के, दर्शन शास्त्र के ग्रंथ हैं, एक तरह से एपिस्टेमोलॉजी या जिसको ज्ञान मीमांसा कहते हैं, उससे संबंधित ग्रंथ हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किताब है उसकी, वो है ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स। ये राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किताब है, या मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स।
राजनीतिक दृष्टि से एक अन्य ग्रंथ भी है जो एक प्रकार से विश्व शांति के ऊपर लिखा गया, क्योंकि उस समय यूरोप में आए दिन लड़ाइयाँ होती थीं और बड़ी लंबी चलती थीं। तो ऐसी स्थिति में उसने विश्व शांति के विचार का प्रतिपादन करते हुए एक ग्रंथ लिखा, परपीचुअल पीस या अखंड शांति। ये भी उसकी महत्वपूर्ण रचना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो 3 क्रिटिक्स हैं, जिनके बारे में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए 20वीं शताब्दी के पॉल रॉबर्ट्स करके, उनकी एक पुस्तक है द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैन, जिसमें वो कहते हैं कि these critics were more revolutionary than the revolution itself, कि ये तीनों जो उनकी क्रिटिक्स थी ये फ्रांस की क्रांति से ज़्यादा क्रांतिकारी रचनाएं, ऐसा उनका विचार है। more revolutionary than the revolution itself। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि दर्शन शास्त्र के जगत पर, तत्वशास्त्र के क्षेत्र में इमैनुअल कैंट का कितना गहरा प्रभाव यूरोपीय चिंतन में पड़ा, और इसलिए उसको जो आधुनिक दार्शनिक हैं उनमें से उसको बहुत ही अग्रणी स्थान प्राप्त है। अब जो दूसरी बात यह है कि उसके चिंतन का वर्गीकरण करने का प्रयास भी विद्वानों ने किया है। विद्वान मानते हैं कि इमैनुअल कैंट का जो दर्शन है उसके 2 पक्ष हैं। एक उसका थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक पक्ष है। ये सैद्धांतिक पक्ष वो है जिसमें कि वो तत्वशास्त्र या ज्ञान मीमांसा से संबंधित विषयों पर विचार करता है, जिसमें कि ये क्रिटिक्स आती हैं। और एक दूसरा उसका व्यावहारिक पक्ष है जिसमें वो मॉरल फ्रीडम यानी नैतिक स्वतंत्रता के विचार पर के सिद्धांत पर विचार करता है, और राज्य में ये कैसे संभव है या इसको संभव बनाने में राज्य की क्या भूमिका है, ये उसका व्यावहारिक पक्ष है, जो कि मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स में या परपेचुअल पीस में जिस दृष्टि का प्रतिपादन किया गया। तो इसलिए विद्वानों का मानना है कि एक उसका शुद्ध सैद्धांतिक पक्ष है जो कि ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि इसेंशियली वो एक एपिस्टेमोलॉजिस्ट है या एक मेटाफिजिशियन है, और लेकिन व्यावहारिक जो जीवन है, नीति और राजनीति का उसकी उसमें भी रुचि थी और उसने उससे संबंधित मान्यताओं का भी प्रतिपादन किया है। तो ये एक दृष्टि है विद्वानों की, जो कि इमैनुअल कैंट के चिंतन का जब वो मूल्यांकन करते हैं तो वो उसको इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। और फिर अब इमैनुअल कैंट की जो मूलभूत मान्यता है वो क्या है, उसका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है जहाँ से वो कहता है कि मेरे विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई या मुझे एक प्रकार से बड़ा शौक लगा जिस बात से और जहाँ से मेरे चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई या चिंतन की दृष्टि ही बदल गई। तो वो कहता है कि डेविड ह्यूम को जब मैंने पढ़ा और डेविड ह्यूम का जब सापेक्षतावाद मैंने पढ़ा, ख़ास तौर से जो उसकी काजल थ्योरी यानी जो उसने कह दिया, जैसा कि हम लोग डेविड ह्यूम के संदर्भ में पढ़ चुके हैं कि डेविड ह्यूम ने न्यूटन के काजेशन के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यानी न्यूटन ने जैसे कहा था कि काज इफ़ेक्ट का कोई सिद्धांत होता है फिज़िकल वर्ल्ड में, तो उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमें लगता है लेकिन कोई काज इफ़ेक्ट जैसी चीज़ फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं होती, नेचुरल वर्ल्ड में नहीं होती, ऐसा उसने कहा। तो
इमैनुअल कैंट, जो कि न्यूटन का बड़ा प्रशंसक था और न्यूटन की जो भौतिक शास्त्रीय मान्यताएं थी उनका उसने काफ़ी गहराई से अध्ययन भी किया था और जो उनको सही भी मानता था एक स्टेज पर। तो उसने लिखा कि लेकिन जब मैंने डेविड ह्यूम को पढ़ा तो मुझे एक बड़ा एक प्रकार से शॉक लगा और मेरी चिंतन की धारा बदल गई, जिसको जो कि दर्शन के इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण उक्ति मानी जाती है इमैनुअल कांट की कि ह्यूम अवेकेंड मी फ्रॉम माय डॉगमेटिक स्लम्बर्स, कि ह्यूम ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। यहीं से इमैनुअल कांट के चिंतन का प्रारंभ होता है। उसका जो दार्शनिक सिद्धांत है या उसकी जो तत्व मीमांसा या ज्ञान मीमांसा है उसका प्रारंभ यहीं से होता है। कैसे होता है ये समझने की ज़रूरत है। इमैनुअल कैंट कहता है कि दर्शन के क्षेत्र में, जैसा कि उसके समय में था, कि दो धाराएं बह रही हैं। एक बुद्धिवाद या रेशनलिज्म की धारा, जिसका उसके समय सबसे बड़ा प्रतिपादक लाइबनाइज था, जो कि एक जर्मन दार्शनिक था, जो कि ये कहता था कि बुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है, रीज़न इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जो ये बात कह रहा था, यानी जिसको रेशनलिस्ट कहते। तो एक तो ये रेशनलिज्म का प्रभाव था कि जो ये मानते थे कि मनुष्य के पास एक रीज़न है और उस रीज़न की ही भूमिका होती है ज्ञान प्राप्त करने में। दूसरा दृष्टिकोण अनुभववादियों का था, एम्पिरिसिस्ट थे, लॉक जैसे, और भी ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन थी, बड़ी स्ट्रांग थी, उसमें लॉक भी था, बर्कले भी था और भी कई लोग थे। वो कहते थे कि नहीं, ज्ञान प्राप्त करने में जो सेंसेस हैं यानी जो अनुभव है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जैसा कि लॉक के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि लॉक का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि देयर इज़ नथिंग इन द माइंड विच इज़ ऑलरेडी नॉट इन द सेंसेस, कि जो कुछ भी बुद्धि में आता है वो इंद्रियों के माध्यम से यानी इंद्रियगत अनुभव के माध्यम से आता है। इसको एम्पिरिसिज्म कहा गया, इसको अनुभववाद कहा गया। अब ये दो विरोधी विचार प्रचलन में थे। एक दृष्टिकोण लाइबनिज जैसे दार्शनिकों का था, बुद्धिवादियों का था, जो कि मानते थे कि जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है उसमें बुद्धि की भूमिका होती है, रीज़न is the only or the fit instrument of acquiring knowledge। और दूसरी तरफ अनुभववादी थे जो कि कह रहे थे कि सेंसेस यानी इंद्रियगत अनुभव, एक्सपीरियंस, इसके द्वारा मिलता है ज्ञान। और दोनों चीज़ें समानांतर रूप से प्रवाहित हो रही थी। कांट की महत्ता ये है कि उसने इन दोनों धाराओं को स्वीकार किया, उनको समुचित महत्व देते हुए उन्हें स्वीकार किया, लेकिन किसी एक दृष्टिकोण को मानने से इनकार कर दिया। और उसने कहा, एक तीसरी बात कही जो कि दर्शन के क्षेत्र में उसका बड़ा योगदान कही जाती है, कि वस्तुतः ज्ञान प्राप्त करने में दोनों की भूमिका होती है, रीज़न की भी और सेंसेस की भी, दोनों की भूमिका होती है। अब हम लोगों को ये सब चीज़ें, जो भारत के लोग हैं और जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा का थोड़ा सा ज्ञान रखते हों, उनको ये सब चीज़ें बड़ी बचकानी सी, बड़ी चाइल्डिश लगती हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यूरोप में उस तरह का प्रवाह था उस समय। इमैनुअल कैंट ने कहा कि देखिए, बात ये भी सही है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा अनुभव है, जो ये नेचुरल वर्ल्ड है,
इस नेचुरल वर्ल्ड को जानने समझने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर ये इंद्रियां और इंद्रियगत अनुभव ना हो तो शायद हम नेचुरल वर्ल्ड को कभी समझ ना सकें। लेकिन साथ साथ जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड होता है, जो हमारी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं जो कि अंदर हमारे विद्यमान हैं, हमारा रीज़न जो है वो एक स्ट्रक्चर हमको प्रदान करता है, जिस स्ट्रक्चर के द्वारा हम इस सेंस वर्ल्ड को, इस नेचुरल वर्ल्ड को समझने में जो हमारी सहायता करता है। यानी इंद्रियां और इंद्रियगत अनुभव और साथ साथ बुद्धि, दोनों के प्रयास, दोनों के सम्मिलित प्रयास से, दोनों के कंबाइंड एफर्ट से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये उसकी एपिस्टेमोलॉजी है, जिसका कि प्रतिपादन उसने क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न में किया है। यानी केवल प्योर रीज़न नहीं बल्कि एक्सपीरियंस भी, दोनों का कॉम्बिनेशन। क्योंकि कुछ कैटेगरीज हैं जो कि हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि उत्पन्न करती है। जैसे कि वो कैटेगरीज क्या हैं? जैसे कि स्पेस की कैटेगरी है, टाइम की कैटेगरी है। क्योंकि कोई भी, जैसे कि हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो किसी काल में देख रहे हैं या किसी देश में देख रहे हैं, किसी टाइम या स्पेस में वो चीज़ घटित हो रही है ना। तो ये टाइम और स्पेस की कैटेगरी कहाँ से आती है? बुद्धि से आती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इस तरह से हमें हमारा जो रीज़न है वो हमको एक स्ट्रक्चर देता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देता है, जिसकी सहायता से हम इंद्रियों से प्राप्त किए गए ज्ञान को आत्मसात करते हैं, उसका विवेचन विश्लेषण करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग, रियलिटी की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए वो कहता है कि ये दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है। और यहाँ इसी बात को उसने एक दूसरे तरह से एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि देखिए, जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, ये जो फिनोमिना है, यानी जो ये दृश्य जगत है, इस दृश्य जगत को समझने में इंद्रियां और बुद्धि दोनों काम करती हैं। दोनों के सहयोग से हम इस फिनोमिनल वर्ल्ड को समझते हैं और इस फिनोमिनल वर्ल्ड में काज इफेक्ट का रिलेशन काम करता है। जैसा कि न्यूटन ने कहा कि इस दृश्य जगत में कार्य कारण का संबंध चलता है, कि कोई चीज़ हुई है तो उसका कुछ कारण होगा। कोई चीज़ अगर सामने दिखाई पड़ रही है, अगर कोई कारण है तो उसका परिणाम होगा, कोई परिणाम है तो उसका कोई कारण होगा। ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड है, इसमें कार्य कारण का संबंध है। जैसा कि न्यूटन ने कहा, उसने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा। तो फिनोमिनल वर्ल्ड को, इस दृश्य जगत को समझने में रीज़न और सेंसेस दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन फिर उसने कहा कि एक और भी सत्य है, जहाँ तक ना रीज़न पहुँच पाता है ना सेंस पहुँच पाती है। और वो सत्य क्या है? नॉमिना। उसने उसके लिए नॉमिना शब्द कहा। कुछ सत्य अंतर जगत के हैं, भाव जगत के हैं, फीलिंग है ना, रियलाइजेशन, जिसके अंतर्गत वो कहता है, जैसे कि जो नीति बोध है, मॉरल सेंस, या जो एस्थेटिक सेंस है, ये कहाँ से आता है? स्रोत क्या है? तो वो कहता है कि जो नॉमिनल वर्ल्ड है, ग्रीक भाषा के शब्द हैं, और नॉमिना तो ग्रीक भाषा में परम जगत को कहा गया है। दृश्य जगत है और दूसरा परम जगत है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो नैतिक अनुभव है, जो मॉरल एक्सपीरियंसेस हैं, ये इनका स्रोत कुछ दूसरा है। इनका स्रोत हमारा अंतःकरण, हमारा कॉन्शियंस। हमारे अंतःकरण में कोई भी इस तरह के विचार आते रहते हैं कि भाई ये करना उचित है, ये करना उचित नहीं है ना। उसको आप फिनोमिनल वर्ल्ड के संदर्भ में उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या जो फिनोमिनल वर्ल्ड को समझने की पद्धतियां हैं उससे इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक अलग तरीका है।
ये जो है इनर एक्सपीरियंस की चीज़ है, कॉन्शियस की चीज़ है, और ये चीज़ हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर है, जिसको मॉरल सेंस या नैतिक बोध कहते हैं। अच्छे बुरे का अंतर, शुभ अशुभ का अंतर, है ना, हर आदमी में होता है। अब ये कहाँ से आता है? तो वो कहता है भाई इसके लिए तो हमें ईश्वर की कल्पना करनी पड़ेगी, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि कोई गॉड है, कोई ईश्वर है, शायद वो इस तरह का की समझ हमारे अंदर जन्मजात रूप से देता है। और ये जो मॉरल सेंस है ये हमको करणीय अकरणीय का भेद बताता है कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। उसको वो कहता है कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स। जो दृश्य जगत में जो कुछ घटित होता है इफ देन के सिद्धांत से, काज इफेक्ट के सिद्धांत से, उसको वो हाइपोथेटिकल इम्परेटिव्स कहता है। और जो अंतर जगत में घटित होता है, जो हमारे कॉन्शियस में घटित होता है कि हमें ये करना चाहिए, चाहिए का ऑट का सवाल, वहाँ पर इज़ है, यहाँ पर ऑट है। वो ऑट के प्रश्नों को हल करने वाला हमारा कॉन्शियस, और उसके लिए वो एक टेक्निकल शब्दावली कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स। और हर व्यक्ति जो कि बुद्धिमान होगा वो अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनेगा, और जो कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स ऑफ ड्यूटी हैं, जो कर्तव्य के सुस्पष्ट आदेश हैं, उनका वो पालन करेगा, और जो उसके अकर्तव्य हैं उनसे वो बचने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से वो ये नॉमिना और फिनोमिना के अंतर को स्पष्ट करते हुए अपनी ज्ञान मीमांसा को प्रस्तुत करता है क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न, प्योर रीज़न। यानी दो प्रकार के संबंध हैं व्यक्ति से। एक तो व्यक्ति का संबंध प्रकृति से है, वहाँ पर हाइपोथेटिकल इम्परेटिव्स होते हैं, यानी काज इफेक्ट के रिलेशन काम करते हैं। एक अंतर जगत की दुनिया है, वहाँ पर कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स होते हैं, वहाँ पर मॉरलिटी का सवाल, एथिक्स का सवाल, वर्थ डूइंग का सवाल, गुड बैड का सवाल, ये वहाँ पैदा होता है, जिसका समाधान वहाँ पर होता है। और जो व्यक्ति इसी के हिसाब से नैतिक दृष्टि से विचार करता है, तभी वो स्वतंत्रता की प्राप्ति करता है। तो ये उसके दर्शन का, यानी ये उसका नीति दर्शन है, उसका एक पक्ष है, जिसका प्रतिपादन उसने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न में किया। अन्य पक्षों पर फिर हम आगे विचार करेंगे।